Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? ये एक जोक है, जैसे कि कॉमेडी शो का टैग लिए इंडियाज गॉट लेटेंट शो में फेमस पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने मारा था। वैसे इसे कॉमेडी नहीं, डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है। कॉमेडी और डार्क कॉमेडी में इतना फर्क है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी बेहुदा बात बोल सकते हैं। ये पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड सा बन चुका है। कोई 60 साल का आदमी मम्मी कैसी हैं का जोक मार रहा है। मम्मी कैसी है? तो कोई 6000 और रशियन के नाम पर सो कॉल्ड डार्क कॉमेडी कर रहा है। कोई यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जाकर ऐसे ऐसे गंदे जोक्स मार रहा है कि वहां पर बैठे प्रोफेसर्स को अपने कान बंद करने पड़े। कोई रोस्ट के नाम पर फीमेल गेस्ट के ऊपर इतने भद्दे कमेंट्स कर रहा है कि उसकी ऑडियो को ही म्यूट करना पड़ा। और रणवीर भैया भी इसी ट्रेंड का फायदा उठाने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल गए, सोचा होगा वो भी पॉपुलर हो जाएंगे, उनका डार्क ह्यूमर का टैलेंट बाकी लोग भी देखेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रणवीर के इस स्टेटमेंट के वायरल होते ही वो इतने पॉपुलर हो गए कि 2 दिन बाद सारे न्यूज आर्टिकल में उनके स्टेटमेंट की हेडलाइंस थी। हफ्ते भर बाद न्यूज चैनल पर डिबेट हो रही थी, FIR हो चुकी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। शायद रणवीर ने भी इतना ज्यादा पॉपुलर होने के बारे में नहीं सोचा होगा और अभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि रणवीर का करियर लगभग खत्म होता हुआ ही दिख रहा है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो चुकी है कि शायद ही कोई पॉपुलर पब्लिक फिगर रणवीर के शो पर जाना चाहेगा। बट इस कंट्रोवर्सी के बाद कुछ जरूरी सवाल भी खड़े हुए हैं कि क्या सच में रणवीर का जोक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया सबसे गंदा जोक था? क्या आज से पहले किसी भी कंटेंट क्रिएटर ने ऐसे जोक का यूज नहीं किया था? और क्या जो कुछ लीगल एक्शंस रणवीर के अगेंस्ट लिए गए उससे डार्क कॉमेडी या सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा? इन तीनों सवालों का जवाब है ना तो किसी ने ऐसा जोक पहली बार मारा है और ना ही ऐसे शोज की क्लिप्स पहली बार सामने आई हैं। तो फिर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी का रीजन क्या है? क्या ये सब सिर्फ इसलिए किया गया कि इस कंट्रोवर्सी की मदद से सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच कमजोर करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर लाने का एक वैलिड रीजन मिल सके? या फिर इस कंट्रोवर्सी के पीछे महाकुंभ और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसे इंसिडेंट्स को कवर अप करने का काम किया गया? इस कंट्रोवर्सी से जुड़े ऐसे ही सारे क्वेश्चंस और हर एक एस्पेक्ट पर डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट वल्गर है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट और ज्यादा वल्गर है। यही सेम बात कपिल शर्मा ने आज से 10 साल पहले की थी कि बच्चे रात को अपने मम्मी पापा की कबड्डी देखकर सो जाते हैं। आप सबको याद हो तो साल 2012 में एक ऐसा ही शो शुरू हुआ था जिसका नाम था ऑल इंडिया बकचोद। और जैसा कि इस शो का नाम था वैसा ही इसका कंटेंट भी। इस शो में रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और करण जौहर जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस शो का हिस्सा थे। इसके अलावा तन्मय भट्ट और जाकिर खान भी इस शो का हिस्सा थे। लेकिन जब ये शो शुरू हुआ तो इसमें अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह स्टेज पर ऐसी गालियों का यूज किए थे कि इस शो को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इन दोनों के अगेंस्ट FIR हुई, लेकिन बाद में कुछ खास एक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में मल्टीपल रीजंस के चलते ये शो भी बंद हो गया। लेकिन शो के कंटेंट को लेकर बाकी किसी पर भी कोई भी खास लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी इंडिया में डार्क और एडल्ट कॉमेडी के नाम पर खुलेआम गाली गलौज की। इस शो के 3-4 साल बाद YouTube इंडिया के ऑडियंस की नई पसंद बन चुकी थी। स्मार्टफोन्स की रीच ने करोड़ों लोगों को डेली एंटरटेनमेंट के लिए YouTube पर शिफ्ट कर दिया था और इसी शिफ्ट से बहुत से यूट्यूबर्स भी पॉपुलर हुए। लेकिन मैं केवल उन यूट्यूबर्स की बात करूंगा जिन्होंने अपने कंटेंट में खुलेआम गाली गलौज करी, लेकिन तब उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ। भुवन बाम, जो कि आजकल YouTube से शिफ्ट होकर OTT पर चले गए हैं, उनकी A to Z वीडियोस में भर के गालियां और डबल मीनिंग जोक्स हुआ करते थे। कैरी मिनाटी, जो कि रोस्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गालियां देते थे। भले ही आज ये कुछ अच्छी पैरोडी वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अपने पीक पर कैरी मिनाटी का कंटेंट गालियों से भरा पड़ा था। और ये तो कुछ पुराने एग्जांपल्स हैं। अभी रिसेंट के कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी की वीडियो क्लिप चलाई थी। नवंबर 2024 की बात है। यश राठी को IIT भिलाई में शो करने के लिए बुलाया गया था। इस शो में देखने के लिए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अलावा प्रोफेसर्स भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद यश राठी बिना सोचे समझे ऐसे भद्दे जोक्स मार रहे थे ना कि प्रोफेसर लोगों को शर्म के मारे हाथ से अपने कान बंद करने पड़ गए थे। इस शो के बाद यश राठी पर FIR भी फाइल करी गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। सेकंड इंसिडेंट भी पिछले साल का ही है, जब स्टैंड अप कॉमेडियन आशीष सोलंकी प्रिटी गुड रोस्ट नाम के शो में कुशा कपिला को इनवाइट किए थे और समय रैना के अलावा 4 कॉमेडियन ने उनको रोस्ट किया था। इस शो में फ्रेंडली रोस्ट के नाम पर समय रैना ने कुशा कपिला पर इतने बेहुदा कमेंट्स किए थे कि आशीष सोलंकी को उन जोक्स के लिए ऑडियो म्यूट करने पड़े थे। लेकिन जो जोक्स समय रैना ने कुशा कपिला पर किए थे उन्हें इस शो में बैठे लोगों ने वीडियो के कॉमेंट्स में लिखना शुरू कर दिया। और ये जोक्स इतने बेकार थे कि मैं ना रिपीट कर सकता हूँ और ना ही आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन इस शो में बैठे लोग समय रैना के इन जोक्स पर बहुत जोर से हंस रहे थे, जिनमें लड़के भी शामिल थे और लड़कियां भी।
इतने भद्दे कमेंट्स के बाद अपने रोस्ट के लास्ट में समय रैना कुशा को बोलते हैं कि कुशा आई लव यू यार, यानी अपने इन जोक्स के बदले वो कुशा को ऑफेंड ना होने का सिग्नल दे रहे थे। अब शो पे तो कुशा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस एपिसोड के यूट्यूब पर आने के बाद कुशा कपिला ने समय रैना के कमेंट्स पर काफी कुछ कहा और उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा इस शो को चला रहे आशीष सोलंकी ने भी इसमें समय रैना की गलती होने की बात कही और यह भी कहा कि उनके कमेंट्स के बड़े हिस्से को उन्होंने एपिसोड से कट कर दिया था। और ऐसे ही दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें देखकर लगता है कि जो कुछ रणवीर अलाहाबादिया ने कहा वो बाकी जोक्स के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया ही क्यों सिस्टम के एक्शन और पब्लिक अग्रेशन का शिकार बन गए? देखो, अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं ना तो एक सेंटेंस में यह कहूंगा कि रणवीर अपनी इमेज की वजह से सिचुएशन में फंस गए हैं और अपनी ही इमेज के चलते वो बलि का बकरा भी बने हैं। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में दो सिचुएशंस को लीजिए कि अगर यही जोक समय रैना ने मारा होता तो क्या इतना बवाल होता? शायद नहीं। या फिर किसी दूसरे आदमी ने यह जोक मारा होता तो भी इतना बवाल नहीं होता। और मैं ये सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया से पहले यही सेम बात कॉमेडियन कनन गिल ने कई साल पहले कही थी, और वो भी बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से। लेकिन इसके बारे में ना तो आपने कुछ सुना होगा और ना ही इसको लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन जब रणवीर ने यही सेम कमेंट रिपीट किया तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इसका सबसे बड़ा रीजन था रणवीर का इमेज। एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के तौर पर उनका इमेज बना हुआ है जो कि समय रैना और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। एक आदमी जो कि इंडिया की हिस्ट्री, सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ध्यान जैसी चीजों को प्रमोट कर रहा है, देश और दुनिया के बड़े बड़े माइंड्स के साथ पॉडकास्ट कर रहा है, देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस जिसके पॉडकास्ट पर आते हैं, जिसे खुद पीएम मोदी बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दे चुके हैं। ऐसी रेपुटेशन वाला आदमी अगर कुछ भी गलत काम करता है तो उसके लिए लोगों का ज्यादा गुस्सा करना बहुत ही नॉर्मल बात है। और रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर लोगों का यह गुस्सा काफी हद तक सही भी था। इतनी पॉजिटिव रेपुटेशन के बाद रणवीर को उस शो का हिस्सा बनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस शो के पिछले एपिसोड से बहुत कुछ पता चल चुका था कि ये किस तरह का शो चला रहे हैं। सेकंड, अगर तुम चले भी गए तो तुम्हें यह ध्यान होना चाहिए कि लोग तुम्हें किस काम के लिए जानते हैं। कंटेंट क्रिएशन से इस मार्केट में तुम्हारी इमेज की वैल्यू किस वजह से बनी हुई है। लेकिन रणवीर इस बात को कंसिडर करना ही भूल गए और अपना इंप्रेशन जमाने के लिए या फिर ट्रेंड का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने वो कमेंट मार दिया। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ये सेम जोक समय रैना ने मारा होता तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी ना हुई होती, और इसमें भी वही इमेज वाला ही फैक्टर आता है। समय रैना को इसलिए जाना जाता है कि वो डार्क कॉमेडी करता है। कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज और भद्दे कमेंट्स करना उसके लिए बहुत ही आम बात है। और अगर ऐसी इमेज के साथ वो रणवीर अलाहाबादिया वाली बात बोल भी देता तो लोगों के लिए कोई शॉकिंग कमेंट बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो समय रैना है, वो डार्क कॉमेडी वाले इमेज के साथ ही फेमिलियर हो गए हैं। मैं इसी चीज से जुड़े दो एग्जांपल्स देता हूँ। पहला एग्जांपल है पान मसाला ऐड का, जिससे कि अजय देवगन ने प्रमोट किया, शाहरुख खान ने प्रमोट किया, बाकी बहुत से एक्टर्स और यहाँ तक कि क्रिकेटर्स ने भी प्रमोट किया था, और लोगों को इस प्रमोशन से कोई भी खास प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार इस पान मसाला प्रमोशन का हिस्सा बने, पूरी सोशल मीडिया उनको ट्रोल करने लग गई। पूरी सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, और बाद में ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई थी कि अक्षय कुमार ने इस प्रमोशन के लिए लोगों से माफी भी मांगी, इस प्रमोशन के बदले मिली फीस को भी लौटाया, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में फिर कभी ऐसे प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब लोगों का अक्षय कुमार को ट्रोल करने का सिर्फ यही रीजन था कि वो अपने इंटरव्यूज में हमेशा फिटनेस की बात किया करते हैं, वो हेल्दी खाना खाने, अल्कोहल, स्मोकिंग से दूर रहने की बात किया करते हैं। लेकिन जब उन्होंने पान मसाला का ऐड किया तो लोगों को उनके इस डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड को लेकर बहुत गुस्सा आया था कि जब तुम खुद फिट और हेल्दी लाइफ जी रहे हो तो लोगों को पान मसाला क्यों बेच रहे हो। मतलब कि ये पूरी कंट्रोवर्सी उनकी पब्लिक इमेज के कारण हुई थी। सेम यही चीज बाबा रामदेव के साथ भी हुई, जब वो स्वदेशी प्रोडक्ट के नाम पर जीन्स और ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने लगे जिनको लेकर उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था कि इन प्रोडक्ट्स का यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो खुद मार्केट में उतरे तो खुद उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिए। ये दोनों एग्जांपल डबल स्टैंडर्ड एटीट्यूड से ही जुड़े हुए हैं, और रणवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो वो सनातन, वेद, योगा, ध्यान, इन सब चीजों की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका वो कमेंट था। सेकंड बड़ा फैक्टर जिसने इस कंट्रोवर्सी को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था वो था मीडिया का इन्वॉल्वमेंट। इस दुनिया में मीडिया मोस्ट पावरफुल एंटिटी है। इसके पास निर्दोष को दोषी बनाने और दोषी को निर्दोष बनाने की शक्ति है। ये कोट है माल्कम एक्स का, जो कि एक अमेरिकन मिनिस्टर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे और अफ्रीकन अमेरिकन के लिए हुए सिविल राइट्स मूवमेंट्स के दौरान एक प्रोमिनेंट फिगर थे। मीडिया के लिए कही गई उनकी ये बात 100% सही है, और भारत में लोगों का ओपिनियन सेट करना या फिर जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने में मीडिया का कितना बड़ा रोल है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। और रणवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
अब इसे कोइंसिडेंस का है या फिर कुछ और, लेकिन जब रणवीर के इस स्टेटमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा था ना, तभी महाकुंभ और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर लोग काफी नाराज थे। अपोजिशन लीडर्स भी इन इंसिडेंट्स पर सरकार से बार बार सवाल कर रही थी और ऐसे में मीडिया की तरफ से इन इंसिडेंट्स को कवर अप करने के लिए रणवीर वाली कंट्रोवर्सी को प्राइम डिबेट का हिस्सा बनाया गया और फिर अगले कई दिनों तक यही मुद्दा देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का डिबेट हिस्सा बन गया। इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया के कल्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा की तरह पोर्ट्रे किया गया और मीडिया के इसी पॉइंट से इस पूरी कंट्रोवर्सी में कल्चर वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले साइड को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब डिबेट हुई। अब ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जिस तरीके से डार्क कॉमेडी के नाम पर जोक्स मारे जा रहे हैं, उनसे यूथ पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अफेक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों को गालियां सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी में ही देखने को मिलती हैं। इसे अनफॉर्चुनेट माने या फिर एक नॉर्मल बात कि इंडियंस ही नहीं बल्कि दुनिया की हर एक सोसाइटी में गाली गलौज करना एक बहुत ही आम बात है। दोस्तों के बीच की बात हो या फिर लड़ाई झगड़े की बात हो, लोग हर छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज पर उतर ही आते हैं। तो ये नहीं बोला जा सकता कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के पॉपुलर होने से पहले हमारी सोसाइटी में लोग गालियों के बारे में नहीं जानते थे या फिर लोग उनका यूज नहीं करते थे। इसी पॉइंट को क्लियर करते हुए पाताल लोक वेब सीरीज में लीड रोल में काम करने वाले जयदीप अहलावत ने कहा कि आप 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी सिनेमा पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को महाभारत और रामायण कुछ नहीं सिखा सकी, उन्हें सिनेमा कैसे कुछ सिखा देगा। और ये बात बिल्कुल सही है। आप लोगों को इस चीज से नहीं रोक सकते कि वो क्या देखे और क्या नहीं। अगर कोई भी कंटेंट YouTube या किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है तो लोग किसी न किसी बहाने से उसे देखेंगे ही। लोगों के देखने के लिए ही वो कंटेंट बनाया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट भी ऐड होता है कि रणवीर अलाहाबादी की कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रणवीर अलाहाबादी पर हुए लीगल एक्शन को गलत बताया था। उस जोक में कुछ भी ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाए और ये एक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल ही अगेंस्ट था। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला ये पॉइंट खुद में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आखिर कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज बोलने के लिए आप फ्री हो और कौन सी चीज आप नहीं बोल सकते? और क्या ये सिर्फ डार्क जोक के लिए ही काम करेगा या फिर साउथ इंडियन स्टेट में हिंदी बोलने पर लोगों के साथ मारपीट करने वाले लोगों के लिए भी? एट द एंड अगर कोई आदमी हिंदी में बात करना चाहता है तो उससे उसकी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन साउथ इंडिया के कुछ स्टेट में जो कुछ हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो हिंदी बोलने वाले लोग क्रिमिनल्स हैं और वो उनके कल्चर के अगेंस्ट हैं। अब इस सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच या कल्चर किसको बचाना ज्यादा जरूरी है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों लोगों में से क्रिमिनल कौन है, जो कि हिंदी के साइन बोर्ड्स पर काला पेंट कर रहा है, या फिर वो जो वहाँ के कल्चर के अगेंस्ट जाकर हिंदी में बात कर रहा है और लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है? कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी एक आदमी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या चीज बोली जा सकती है और क्या नहीं, क्या कंटेंट देखा जाना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि ये हर एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि उसे क्या कंटेंट देखना है और क्या नहीं, उसे क्या बोलना है और क्या नहीं। इसमें आप कल्चर और रिलीजन जैसे एलिमेंट्स को ऐड करके उनकी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब कल्चर को बचाने की बात हो ही रही है तो इसकी रियलिटी भी देख ही लेते हैं। नीतीश कुमार बिहार के सीएम और एक सीनियर पॉलिटिशियन देश की बढ़ती पॉपुलेशन पर बात करते हुए विधानसभा में ये स्टेटमेंट दे दिए थे कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। एक पॉलिटिकल लीडर हजारों लोगों की रैली में लाउडस्पीकर पर खुलेआम गाली देता है। वेब सीरीज के नाम पर ऑल्ट बालाजी जैसे आप सॉफ्ट पॉर्न बेच रही एकता कपूर को पद्मा अवार्ड दे देते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट और उससे पहले भी कई कंट्रोवर्शियल जोक मार चुके समय रैना को केबीसी जैसे फैमिली शो पर इनवाइट किया जाता है। इससे आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट बनाकर आप भी पॉपुलर हो सकते हैं? आईपीएल में चीयर लीडर्स के नाम पर और यूपी, हरियाणा, बिहार में एंटरटेनमेंट के नाम पर 18 से 20 साल की लड़कियों को 70-70 साल की एज वाले बुढ़ों के सामने नचवाया जाता है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ रेप केस के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा बार गूगल किया गया कीवर्ड था कोलकाता रेप केस वीडियो। इंडिया सबसे ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करने वाला और सबसे ज्यादा रेप केसेस वाले देशों में से एक है। सोशल मीडिया पर यह बहुत ही आम है कि किसी भी रैंडम लड़की की वीडियो के नीचे लिखा रहता है टेलीग्राम लिंक मेरे पास है। और ये मैंने केवल कुछ गिने चुने एग्जांपल्स बताए हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हैं, लेकिन इनको लेकर कभी लोगों को ये नहीं लगा कि ये हमारे कल्चर के लिए खतरा है और न ही इन्हें इतना सीरियस लिया गया जितना कि रणवीर अलाहाबादिया के एक कमेंट को लिया गया है। यहाँ पर रेपिस्ट को सजा मिलने में 10-10 साल लग जाते हैं। सारे एविडेंसेस होने के बाद भी उसे फांसी नहीं दी जाती। एक पूरा सिस्टम ऐसा भी होता है जो कि रेपिस्ट तक को बचाने की कोशिश कर रहा होता है।
क्या लगता है आपको, जिस देश में ये एग्जाम्पल सेट हुए आए हों, उस देश के कल्चर को रणवीर अलाहाबादी के कमेंट से कितना फर्क पड़ेगा? आखिर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के एग्जाम्पल देकर इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और हर तरह के कंटेंट को सही बताते हुए नजर आते हैं, वो भी 100% सही नहीं है। उन्हें भी यह ध्यान देने की जरूरत है कि अमेरिका या किसी यूरोपियन देश के सामने भारत के लोगों का जो सेंटिमेंट है ना, वो बहुत ही अलग है। यहाँ की फैमिली और सोसाइटल वैल्यूज काफी अलग हैं, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। तो यहाँ पर आप वो सेम चीज रिपीट नहीं कर सकते हैं जो कि वेस्ट में होता हुआ आ रहा है। और वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। आज वहाँ के लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। बाहर से आए लोग और बाहर का कल्चर वहाँ पर पैर जमा रहा है, क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। तो हर जगह हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। और जो लोग इस कंट्रोवर्सी को लेकर आज इंडिया के कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं ना, तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि सिस्टम को हर एक ऐसी एक्टिविटी को रोकना होगा जो कि कल्चर के अगेंस्ट है, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, इंस्टाग्राम के फीड पर आने वाले सॉफ्ट पॉर्न जैसे कंटेंट हो, या फिर किसी का भी स्टेटमेंट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या कुछ भी हो। अगर इंडिया अपनी पॉलिसीज में ऐसे कंटेंट की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर दे, इस पे एज, मोनेटाइजेशन और ब्रांड प्रमोशन के रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो क्रिएटर्स खुद ऐसा कंटेंट बनाने से बचेंगे। केवल एक इंसिडेंट पर लीगल एक्शन लेने से सिचुएशंस नहीं बदल सकती हैं, और ना ही लोगों को ऐसा कंटेंट बनाने और देखने से रोका जा सकता है। देखने वाले लोग तो मेंबरशिप लेकर भी देखेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे इंसिडेंट पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।